स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित तृतीय सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर के आपका फर्स्ट पेपर, यानी कि कह सकता हूँ मैं आपके समक्ष शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का फर्स्ट पेपर लेकर आया हूँ। यानी कि यह हमारा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का प्रथम पेपर है, जिसकी आपकी डेट आपकी कल आपको 30 अक्टूबर के इसके एग्ज़ाम प्रारंभ है। ठीक है, साथ ही में मैं बता दूं कि इसकी जो परीक्षाएं जल्द ही प्रारंभ होने वाली हैं, और इसी के साथ में बता दूं कि मैं आज आपके समझ फर्स्ट पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आया हूं। ठीक है, और यह आपका प्रश्न पत्र लगभग क्या एक्यूरेट 50 नंबर का आता है, जिसमें से आपका 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। यानी कि 50 नंबर में से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। यदि आपके 24 नंबर भी आते हैं तो आपका इसमें बैक लग जाएगी, बैक यानी कि आप इसमें फेल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ हर हालत में 25 नंबर लाने हैं। और साथ ही मैं बताता हूँ कि आपको यहाँ से लगभग 15 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो आपको इस वीडियो से आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। घबराइएगा नहीं, 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, लगभग 10 नंबर के तो 100%। ठीक है, और साथ ही आपके फिर उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ से कंप्लीट ही हो रहे हैं। तो यहाँ मैं आपके बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो एक बार हमारी वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो एक बार हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिख देगा। ठीक है, बस आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है। मापन की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु प्रणाली अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मापदंडों के आधार पर देखा, परखा और मापा जाता है, और उसके मानक शब्दों अर्थात जैसे चिन्हों अथवा निश्चित इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। तो नाम से प्रतीत हो रहा है मापन। देखो, किसी भी चीज़ को हम क्या कहते हैं, किसी को देखें, परखें या समझें, तो वो चीज़ क्या है, मापन। यानी किसी को भी एक तरह का आंकना क्या कहलाता है, मापन। ठीक है, तो यही आपके मापन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 2। रॉस के अनुसार मापन एवं आधुनिक सभ्यता का क्या संबंध है। तो रॉस के अनुसार यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू के दीवार की तरह ढह जाएगी। यानी कि इसने बोला है, यदि मापन यानी किसी भी साधन से हम यदि मापन मापते हैं तो उसको हम हटा दिए जाए यानी गायब कर दिए जाए, तो हमारी जो संसार है वो बालू की दीवार की तरह, यानी सपोज डेट कि बालू की जो दीवार होती है उसको हम थोड़ा सा भी छू दें तो वो गिर जाती है। तो इसी तरह से हमारी ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर नेक्स्ट। विलियम वुंट की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित की। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न पत्र है, ये आपका सन 2024 में पूछा गया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखिएगा, थोड़ा समझ सकता हूँ मैं, आपको जो दिखने में थोड़ा आपको आसानी कम हो रही होगी, लेकिन काफ़ी हद तक सही है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन का प्रारंभ विलियम वुंट, ध्यान कर लेना जो आपका विलियम वुंट ने की थी, के द्वारा 1879 ईस्वी में जर्मनी के नगर लिप्जिग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना का परिणाम स्वरूप हुआ। तो आप लोग याद कर लें कहाँ हुआ था, जर्मनी में। कब हुआ था, 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट, शैक्षिक मापन का विकास काल कब से कब तक माना जाता है। तो 1905 ईस्वी में बिने ने बुद्धि परीक्षण हेतु एक टेस्ट का निर्माण किया। शैक्षिक मापन का विकास काल 1900 से 1960 तक माना जाता है। 19वीं शताब्दी तक या 19वीं शताब्दी मापन की प्रारंभिक अवस्था है, और यह तथा 20वीं शताब्दी मापन की चरम सीमा या चरम अवस्था कहलाती है। ठीक है, लेकिन इसने बोला क्योंकि 1960 तक बहुत से परीक्षण बन चुके थे। यह चीज़ आपको आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट। मूल्यांकन का अर्थ बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है आपका, देखिएगा। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन। इस प्रकार से आप ले सकते हैं, आपको बहुविकल्प में पूछ सकता है कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है, तो वहां आपको मूल्य का अंकन ही लगाना है आपको। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि मापन द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया को किसी विशेष मानक शरीरों अथवा वाह्य अथवा इकाई अंकों को प्रकट किया जाता है। मूल्यांकन में मापन के इन्हीं परिणामों की व्याख्या की जाती है। यह व्याख्या कुछ शारीरिक, सांस्कृतिक
और वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट, और इस व्याख्या द्वारा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषता सापेक्षित स्थित की जाती है। तो इसमें सारी की सारी आपकी प्रोसेसबल आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है आप लोग इसे। डीयू के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन क्या है? तो डीयू के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह प्रश्न आपका काफ़ी बार बहुविकल्प में भी पूछा गया है और अति लघु उत्तर में भी, कि डीयू के अनुसार जो शैक्षिक मूल्यांकन है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? आपकी त्रिमुखी प्रक्रिया है, ना कि द्विमुखी। तो कमेंट करके बताओ कि द्विमुखी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? बालक एवं समाज के हित को देखते हुए हम शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में जिन परिवर्तन को करना चाहते हैं, यानी कि बालक और समाज के, यानी बालक और समाज के हम जो भी लाभ होता है उसको देखते हुए शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में हम जिन परिवर्तनों को देखना चाहते हैं वे शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं। इन्हीं को केंद्र मानकर संपूर्ण शिक्षा का प्रक्रिया का संभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम अनुभव से आप क्या समझते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इन शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षक विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जो बालक के सीखने के अनुभव उत्पन्न करने में सहायक होता है। यह बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। किससे? तो वो 3 टाइप्स के होते हैं आपके संबंध पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। आप कुछ लोग याद करें ना करें, इसके 3 पक्ष हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका, व्यवहार में परिवर्तन का शिक्षण उद्देश्य से क्या संबंध है? तो व्यवहार परिवर्तन शिक्षण उद्देश्य से या उद्देश्य की प्राप्ति का संकेत देते हैं। व्यवहार परिवर्तन के द्वारा शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपका, मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया की धुरी है, कैसे स्पष्ट करें? मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया की धुरी है, यह समस्त शैक्षिक प्रक्रिया यथा, जैसे कि शैक्षिक उद्देश्य है, शैक्षिक विधियां हैं, अधिगम अर्थात सीखने की स्थितियां, अधिगम को हम कहते हैं सीखना, और सीखना क्या है? सीखना आपकी विकास की प्रक्रिया है, जो कि आपके बुद्धवर्धन महोदय ने बोला है, व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना सक्रिय है, या मैं कह सकता हूँ सीखना खोजपूर्ण भी है, और सीखना वातावरण और समाज की दोनों की उपज है, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ सीखना व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा ही व्यवहार में व्यक्त होता है। ये किस महोदय ने बोला, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। बालक एवं शिक्षक सभी का प्रत्येक स्तर पर निरंतर मूल्यांकन करता रहता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। लेकिन शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्य सीखने वाले यानी बालक की प्रारंभिक योग्यता शिक्षण विधियों तथा मूल्यांकन के बीच एक कड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न, मूल्यांकन की शैक्षिक अवस्थाएं किस किस को होती हैं? तो मैं समझ सकता हूँ आज थोड़ा जो PDF है PPT में थोड़ा अलग बन गई है, देखा नहीं था, चलो इसी को पढ़ लेते हैं। मूल्यांकन की अवस्था छात्र, शिक्षक और अभिभावक समाज सभी के लिए है, यानी मूल्यांकन सभी में ही आपका इंक्लूडिंग है, ना कि किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। जेम्स एमली के अनुसार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन क्या है? मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन जेम्स एमली ने इस प्रकार स्पष्ट किए हैं। विद्यालय, कक्षा और स्वयं छात्रों द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच ही क्या है? मूल्यांकन है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन छात्रों को अपने अधिगम में पथ प्रदर्शित करना है और उसे सत्य की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायता देना है। नेक्स्ट, ब्रैंडफील्ड एवं मरडॉक के अनुसार मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। तो मापन किसी घटना या तथ्य, प्रतीक या अंक निश्चित करने की प्रक्रिया है जिससे कि उस घटना या तथ्य की वस्तु स्थिति संक्षिप्त एवं स्पष्ट रूप से व्यक्त की जा सके। मूल्यांकन में किसी घटना की तथ्य का प्रतीक निश्चित किया जाता है जिससे किसी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक मापदंडों के संदर्भ में उस घटना या तथ्य का मूल्य की कीमत की ज्ञात की जा सके, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी हद तक आज PDF बेकार है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम परखते हैं कि उस प्रयोजन को पूरा करने में
वह वस्तु, विचार या क्रिया किसी सीमा तक उपयोगी है तो यही निर्णय क्या है, मूल्यांकन है। नेक्स्ट, मूल्यांकन का महत्व बताइए। मूल्यांकन हमारी सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यानी जो भी हम कुछ सीखते हैं वो उसके ही मूल्यांकन के द्वारा ही प्रकट होता है। यानी कि सिंपल कह सकता हूँ, यदि हम किसी चीज़ में सीखते हैं तो वो पेपर हो रहे हैं, वो मूल्यांकन के ही, यानी हम मूल्यांकन के द्वारा ही आपको जान सकते हैं कि आपकी योग्यता किस तरह से है। नेक्स्ट, कक्षा में सभी बच्चों के साथ पढ़ते हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चों के साथ या प्रत्येक बच्चों के सीखने की गति अलग अलग होती है। कोई बच्चा किसी वस्तु को जल्दी सीख लेता है तथा कोई बच्चा सीखने में अधिक समय लेता है, यानी कोई तो बहुत जल्दी और कोई अधिक समय। सीखने शिक्षकों के लिए यह जानना अति आवश्यक है या अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे ने कितना सीखा है, उनके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन हो रहा है। यह जानकारी मूल्यांकन द्वारा ही संभव होती है। इसी के लिए आपके पेपर कराए जाते हैं, जैसे कि कल आपका या परसों जो भी पेपर है, तो आप इसी के द्वारा पता लगाएं कि किसका पेपर कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित हो। कैसे होनी? बाल केंद्रित। कक्षा में पाई जाने वाली विविधताओं को समझने वाली हो, आवश्यकताओं के अनुसार लचीली हो, हर बच्चे की आयु, सीखने की गति या शैला या और स्तर के अनुसार चलने वाली हो। नेक्स्ट, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि हम कहाँ तक पहुँचे और अभी तक कितनी दूर आगे जाना है। यानी कि मेन उद्देश्य इसका क्या है कि हम कहाँ तक है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम कहाँ तक है, अभी कितना और रह गया है, कहाँ तक पहुँचे हैं और अभी कितनी दूर और आगे जाना है, यानी कितना हमने कार्य कर लिया है और अभी और कितना और बाकी रह गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, सतत मूल्यांकन का क्या आशय है? सतत मूल्यांकन का आशय है कि बच्चे के विकास का आकलन एवं सामयिक घटना जैसे कि सतत परीक्षा या वार्षिक परीक्षा जैसे नहीं होती। सतत में मैं कह सकता हूँ कि आपका ये नहीं कि आपकी छमाही यानी 6 महीने और वार्षिक परीक्षा हो, ये आपका सतत मूल्यांकन नहीं है। देखो, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि सतत यानी कि कॉन्टिन्यूसली, वरन वह शैक्षणिक सत्र की समूची अवधि तक लगातार चलती रहती है। यानी कि जो शिक्षक होता है वो आपकी कभी ना कभी आपकी परीक्षा लेता रहता है, सपोज डेट 1 महीने के अंदर नहीं, 1 हफ्ते में, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, यानी कि कॉन्टिन्यूसली ही कह सकते हैं। नेक्स्ट, सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहे, जिससे बच्चों के अनुभवों एवं व्यवहार में होने वाली परिवर्तनों को मूल्यांकन लगातार होता रहे, सतत मूल्यांकन कहलाता है। अगला, सतत मूल्यांकन का माध्यम क्या होता है? यह लिखित मौखिक क्रियाकलापों के माध्यमों से संपन्न होता है। इसमें बच्चे के व्यवहारिक मूल्यांकन प्राय अवलोकन के आधार पर होता है। नेक्स्ट, व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है? व्यापक मूल्यांकन की बात करूं तो मैं, व्यापक मूल्यांकन का आशय व्यक्तिगत या व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से है। अर्थात हमें केवल अकादमिक प्रगति को ही नहीं देखना है, वरनी बच्चों के सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक, विकासात्मक की सभी जानकारी प्राप्त करना है। लिखित परीक्षाओं में से हम केवल संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन कर पाते हैं, परंतु भावात्मक का मूल्यांकन इनसे संभव नहीं होता। मूल्यांकन की जिस विधि में बच्चों के संज्ञानात्मक और संज्ञान सहभागी सभी गुणों को शामिल किए जाए, वही व्यापक मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट, शिक्षा में मूल्यांकन शब्द परीक्षा, तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा है। पाठचर्या की परिभाषा और नवीनीकरण के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं अगर वे स्कूल शिक्षा प्रणाली में जड़े जमाए मूल्यांकन और परीक्षा पत्र के अवरोध से नहीं जुड़ सकते। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की है। तो दे सकते हो प्रश्न कितना बड़ा है, लेकिन उत्तर उसका काफ़ी छोटा है, क्योंकि उसमें आपकी परिभाषा पूछी है, यानी कि आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की है। नेक्स्ट, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थी में बौद्धिक, भावात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना पर होता है। इनका ये दोनों का ही मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की उपलब्धि जानने का उपकरण है? सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की उपलब्धि जानने का उपकरण नहीं है, बल्कि मुख्यतः यह सभी
सीखने की सुनिश्चित करने का उपकरण है, यानी सभी क्रियाओं का संबंध करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सतत मूल्यांकन की अवधारणा का अर्थ लिखिएगा। सतत मूल्यांकन मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलती है, जिसमें शैक्षणिक के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। सतत मूल्यांकन लिखित, मौखिक एवं अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से संपन्न होती है। सतत मूल्यांकन में प्रत्येक इकाई जैसे कि पाठ अध्यापन से शिक्षण के उपरांत या शिक्षण के दौरान विभिन्न उपकरणों से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि अध्यापित विषय वस्तु को छात्र समझ रहा है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यापक मूल्यांकन के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? बालक के संपूर्ण पक्षों के मूल्यांकन करना क्या है? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। सभी पक्षों का क्या कहते हैं? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से हैं आपके निम्नलिखित पक्ष? फर्स्ट है संज्ञानात्मक पक्ष। बालक में निहित ज्ञान, स्मरण, पुनः स्मरण तथा अभिज्ञान की अवधारणा को मजबूत करना संज्ञानात्मक मूल्यांकन है, जिसमें रुचि एवं चिंतन सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है बालक में निहित भाव, पक्ष, दया, करुणा, पुनर्वास, इच्छा, सत्यनिष्ठा, श्रद्धा भाव आदि का मूल्यांकन किया जाता है। नहीं, इमोशन कह सकते हैं एक तरह का। थर्ड कहता है कौशलात्मक पक्ष। बालक में निहित कार्य कुशलता, कार्य की क्षमता, श्रम के प्रति निष्ठा तथा रचनात्मक व क्रियात्मक प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सतत मूल्यांकन की विधियों के नाम लिखिएगा। तो वर्तमान में परंपरागत रूप से अर्ध परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली कहते हैं इसे हम, एवं वार्षिक परीक्षा एनुअल परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम काफ़ी अधिक समय अंतराल के बाद होती है, जिनके कारण बालकों की कठिनाइयों को पहचान कर उन्हें दूर करना असंभव होता है। अतः बालकों की प्रगति को निरंतर बनाए रखने के लिए सतत मूल्यांकन करने हेतु अग्रलिखित नई प्रविधियों को अपनाया जाने लगा है, जैसे कि सत्र परीक्षा, इकाई परीक्षण, मासिक परीक्षा और सेमेस्टर पद्धति। अब ये सेमेस्टर पद्धति क्या होती है देखिएगा, यानी कि सतत मूल्यांकन की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि में 6 माह की सेमेस्टर पद्धति को लागू किया गया। जैसे कि आपके डीएलएड के पेपर है जो 6 माह के उपरांत इसकी परीक्षा की जाती है। प्रत्येक सेमेस्टर पूरा करने के बाद परीक्षा आयोजित की जाती है। इस अवधि में सीमित पाठ्यक्रम होने के कारण छात्रों को अधिगम में आसानी रहती है। प्रत्येक 6 माह के बाद ज्ञात होता है कि छात्रों में किस स्तर तक कमी है। इस पद्धति में सेमेस्टर का परीक्षा फल निकलने का इंतजार न करके तुरंत अगले सेमेस्टर की पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाती है। स्वयं आपकी तरह ही है। नेक्स्ट, शिक्षा जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को नवीनतम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो शिक्षा जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को नवीनतम रूप प्रदान करने का श्रेय डॉक्टर वीएस ब्लूम को जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है। यही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 पक्षों में किया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर वीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने पक्षों में बताए थे? तो 1956 ईस्वी में डॉक्टर वीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में शैक्षिक उद्देश्यों को 3 पक्षों बताए थे। फर्स्ट है ज्ञानात्मक, फिर है भावात्मक और फिर लास्ट है क्रियात्मक। आप लोग यह चीज़ तो याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानात्मक पक्षता, भावात्मकता और क्रियात्मक डॉक्टर वीएस ब्लूम ने कब बताए थे? 1956 में। नेक्स्ट है बोध के 3 रूप लिखिएगा। पहला है अनुवाद, इसका अर्थ है संप्रेषण को अन्य भाषाओं में व्यक्त करना। सेकंड है व्याख्या या विवेचना, इसमें संप्रेषण को समग्र रूप में देखा जाता है तथा उसकी व्याख्या की जाती है। फिर है उल्लेख, इसमें परिणामों का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है मौलिक शोध क्या है, इसमें सिद्धांतों की खोजे जाते हैं या सिद्धांतों का विकास किया जाता है, जैसे अधिगम का सिद्धांत या न्यूटन का सिद्धांत। नेक्स्ट है व्यवहारिक शोध से क्या आशय है, मूल शोध का अनुप्रयोग जब व्यवहारिक रूप से किया जाता है
तब वह व्यवहारिक शोध कहलाता है, जैसे कि अधिगम के सिद्धांतों का अनुप्रयोग, या कह सकते हैं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कमी। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाला। क्रियात्मक शोध का क्या तात्पर्य है? क्रियात्मक क्षेत्र में या शिक्षक के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से करना है तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अपनी कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार करना है। नेक्स्ट, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? इसका है समस्या हमारी, हल भी हमारा। इसका मूल आधार है समस्या भी हमारी है और हल भी हमारा ही है, यही इसका मूल आधार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान की क्या परिभाषा दी है? तो इन्होंने दी है क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी अनुसंधान है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ताओं व्यवहारिक वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन एवं सुधार मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध में क्या अंतर है? यह प्रश्न देखिएगा, क्या अंतर है? ज्ञान की वृद्धि एवं प्राप्ति के लिए विशेषज्ञ द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वे मौलिक शोध कहलाते हैं। क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोधकर्ता अपने छात्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं, बिल्कुल बात सही है, तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्य पद्धति में सुधार लाता है और त्रुटियों का निराकरण करता है। यही आपका मौलिक और क्रियात्मक शोध में डिफरेंस है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, क्रियात्मक शोध, एक सेकंड थोड़ा उल्टा हो गया। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है, तो मौलिक शोध का उद्देश्य क्या है? तो मौलिक शोध का उद्देश्य नए तथ्यों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रियात्मक शोध का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्या मौलिक शोधकर्ता का भी समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है? जी नहीं, ठीक है, नहीं होता। लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का, क्रियात्मक शोध में परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों का विश्लेषण पर आधारित होता है, मौलिक शोध में क्या होता है? तो परिकल्पनाओं को प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्षों सिद्धांतों एवं अनुभवों पर आधारित होता है, ठीक है। यहाँ आपके शैक्षिक मूल्यांकन के ये आपके प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। नवाचार का थोड़ा रह गया है। यहाँ से मैं बता दूं कि लगभग आपको लगभग 15 नंबर का एकदम अवश्य मिल जाएगा बहुविकल्पीय मिलाकर, ठीक है। यहाँ से जरूर नहीं है कि आपके अति लघुत्तरीय ही कंप्लीट हो, साथ ही आपके यहाँ लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय और साथ ही मैं बता दूं कि आपको अति लघुत्तरीय तो आपको हैं। यहाँ से आपके 15+ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे ख्याल से अच्छी तो नहा लगी होगी, क्योंकि आपके इसके जो आज की जो PDF है वो काफ़ी धुंधली है, अच्छी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन काफ़ी हद तक समझने भी आ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें देखिएगा। तो यदि आप इसको नए जुड़े हुए हमारे चैनल से, तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लो, ठीक है। आपका पेपर काफ़ी बेटर होगा। आप इसके बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको नई वीडियो प्राप्त हो जाए। और यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है DELED या VED की, उसको आप लोग शेयर अवश्य कर दें ताकि उसका भी भला हो जाए, ठीक है। लाइक करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दें, जय श्री राम आप लोग अवश्य लिख दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।